हेलो गाइस एंड वेलकम टू सागर भैया कोडिंग। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं फास्ट एपीआई के बारे में कि फास्ट एपीआई के अंदर क्या क्या होना चाहिए। लेकिन फास्ट एपीआई शुरू करने के पहले आपको पाइथन का सेटअप करना होगा अपने लैपटॉप के अंदर। अगर आपने कर लिया है तो गुड टू गो, अगर नहीं किया है तो आप पाइथन का सेटअप कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम कोई भी एक फ़िल्टर बना लेते हैं, जैसे पाइथन -m। इसमें क्या है, हम वर्चुअल एनवायरनमेंट अभी क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए वीएनवी कमांड जो होती है वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए होती है, और वीएनवी जो हम नेक्स्ट दे रहे हैं, ये फ़ोल्डर नेम होता है। आप इसमें वीएनवी दे सकते हो, वीएन दे सकते हो, या जो भी आपका मन है वो आप दे सकते हो। तो नॉर्मली हम यहाँ पे वीएनवी देते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से हमने क्या किया, अभी वीएनवी नाम का फ़ोल्डर बना लिया। अब इसको फ़ोल्डर बनाने से क्या होगा, अब फ़ोल्डर के अंदर अगर आप जाओगे, स्क्रिप्ट नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर है activate.ps1। तो अपने को इस फ़ाइल को चलाना है। तो इस फ़ाइल को चलाने के लिए डॉट उल्टा स्लैश, इसमें नॉर्मल स्लैश वो वाला लगता है, लेकिन इसमें उल्टा लगता है, उल्टा स्लैश वीएनवी। इसके अंदर जो फ़ोल्डर दिखाया मैंने आपको स्क्रिप्ट, इसके अंदर जो फ़ाइल है activate.ps1, इसको अगर हम चलाएँगे, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे एक्टिवेट, ACTIVAT, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखोगे आप, तो क्या हो गया, भाई VNB यानी कि वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हो गए हैं। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें दूसरा स्टेप इसका स्टार्ट करना है। तो अब स्टेप 1 अपना कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 पे जाने के लिए सबसे पहले आपने देख लिया हमें क्या करना है, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है और वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हमें जाना है। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना है, हमें बहुत सारे इसमें पैकेज इंस्टॉल करने हैं, जो हम फास्ट एपीआई का करंट ऑपरेशन के लिए यूज करने वाले हैं। अब हम क्योंकि इसके अंदर पोस्टग्रे एसक्यूएल का यूज करेंगे, पोस्टग्रे एसक्यूएल के लिए पीजी एडमिन का सेटअप करना होता है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उसके पहले हम कौन-कौन से पैकेज आज यूज करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम आज लिख लेते हैं। जैसे पीआईपी, पीआईपी एक कमांड होता है जिसकी मदद से हम जितने भी पाइथन के पैकेज हैं वो इंस्टॉल करते हैं। तो पीआईपी इंस्टॉल, इस कमांड को आपको सबसे पहले लिखना है जब भी आपको किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करना है। इसके बाद आप सबसे पहले करेंगे फास्ट एपीआई, जो हमारा पैकेज है। दूसरा पैकेज जो है वो है यूबीकॉर्न। यूबीकॉर्न किस लिए होता है, फास्ट एपीआई में क्या करते हैं, हम सर्वर बनाते हैं। तो सर्वर बनाते समय हमें क्या करना रहता है, इसके मल्टीपल वो होते हैं, तो हमने इसका स्टैंडर्ड वर्जन इंस्टॉल करना है। तो हम सर्वर बनाते हैं, तो उस सर्वर को हमें चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, यूबी कॉर्न की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा हम पैकेज लेते हैं एसक्यूएल अल्काइमी। इसका स्पेलिंग ध्यान रखना, SQLALCHEMI। तो एसक्यूएल अल्काइमी किस लिए यूज़ होता है, हम क्योंकि पोस्टग्रे एसक्यूएल यहाँ पे एसक्यूएल का यूज़ करने वाले हैं, मोंगोडीबी का यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो इसलिए हम एसक्यूएल अल्काइमी, जो कि एक काइंड ऑफ हमारे पास ओआरएम होता है, जिसकी मदद से हम ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। तीसरा हमारा 1, 2, 3 पैकेज हो गए। चौथा पैकेज हमारा जो रहता है वो रहता है एलेम्बिक। एलेम्बिक हमारा किस लिए रहता है? एलेम्बिक हमारा इसलिए रहता है कि जब भी हम कोई भी टेबल बनाना चाहते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, तो हम उसमें वर्जन को मेंटेन कर सकें। जैसे मान के चलिए आप, वर्जन 1 पे हमारी 2 टेबल बनी, यूज़र नाम की अकेली और प्रोडक्ट नाम की। वर्जन 2 पे हमने क्या किया, कार्ट नाम की या और भी टेबल बना ली। अगर किसी को केवल वर्जन 1 इंस्टॉल करना है, तो वर्जन 1 कर सकता है। तो अलग-अलग वर्जन के लिए भी हम इसके अंदर एलेम्बिक के द्वारा वो मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम करते हैं। उसका इस इम्प्लीमेंटेशन हम थोड़ी देर आगे चल के कोड के अंदर देखने वाले हैं। इसके बाद हम करेंगे पीएसवाई सीओपीजी 2 सीओपीजी 2 बाइनरी। ये क्या करता है? ये अपने डेटाबेस कनेक्शन और उन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, और ये क्वेरी वगैरह जो हमारी लिखी जाती है वो एसक्यूएल अल्काइमी के द्वारा लिखते हैं। जो हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो और बेहतर आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम .env के लिए एक ले लेते हैं, python.env, जिससे हम क्या करेंगे, .env फाइल में हम जो भी रखेंगे वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तीसरा हम ले लेते हैं पाइडेंटिक सेटिंग्स किस लिए होता है? ये इसके लिए होता है कि जब भी आप कोई भी रिक्वेस्ट सेट करते हो, तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है, वैलिडेशन लगाना होता है। तो वैलिडेशन के लिए हम क्या करते हैं, पाइडेंटिक का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लेते हैं ईमेल वैलिडेटर। ईमेल वैलिडेटर क्या करेगा, जब भी हम जो ईमेल देंगे हमारा वो चेक करेगा ईमेल हमारी वैलिड होनी चाहिए। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, भी ये सारी चीज़ें नॉर्मली हम इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस तरीके से इंस्टॉल करेंगे ना, तो ये हो जाएगा, बहुत इसी ईज़िली हो जाएगा। अभी मैं इसको करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे किया, ये देखो ये सारी चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं। थोड़ा-सा समय लेगा, और ये अपना पूरा समय लेने के बाद ये पूरा-सा इंक्लूड हो जाता है। अभी हमने यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा फ़ोल्डर या .env कुछ भी हमने यहाँ पे नहीं बनाया है अभी तक, लेकिन हम ये सारी चीज़ें अभी बनाएँगे।
तो ये इसका इंस्टॉल होने देते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे सेटअप पूरा हो चुका है, मतलब इंस्टॉलेशन जितने भी पैकेज हम कर रहे थे वो इंस्टॉलेशन हो चुका है, यानी कि स्टेप 2 हमारा कंप्लीट। अब मैंने एक कमांड चलाई थी यहाँ पे पीआईपी फ्रीज। पीआईपी फ्रीज क्या करता है? पीआईपी फ्रीज कमांड से आपको मालूम पड़ता है कि कितने पैकेज जो भी आपके इंस्टॉल हुए हैं इस पर्टिकुलर फ़ोल्डर में, कौन-कौन से पैकेज जो हैं आपने इंस्टॉल किए हुए हैं। तो ये सारे पैकेज हम जो है इंस्टॉल कर चुके हैं। अब ये सभी पैकेज को हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर फ़ाइल के अंदर ही होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पीआईपी फ्रीज जो कमांड है, इसमें इस तरीके का साइन लगा के हम बताएँगे रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। इस फ़ाइल के अंदर आप क्या कर दीजिए, ये सारी फ़ाइलें जितना भी ये इंस्टॉलेशन हुआ है इस पर्टिकुलर फ़ाइल के अंदर वो आप लिख दीजिए। तो हमारा यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी बन चुका है, जिसके अंदर ये सारे पैकेज जो हैं वो हमारे लिख के आ चुके हैं। अब ये सभी पैकेज यहाँ पे लिखे हैं, तो इसका मतलब यूज़ क्या है? क्यों लिखे हैं हमने? नॉर्मली भी तो हमने इंस्टॉल कर लिए थे ना, तो हमने ऐसा क्यों किया? हमने वैसा इसलिए किया क्योंकि अगर मान के चलिए ये गिटहब आपने किसी और को दी, या आप मल्टीपल लोगों के साथ सेम गिटहब के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, केवल इस गिटहब के ऊपर ये वाली फ़ाइल को डालेंगे, वहाँ पे हम पीआईपी इंस्टॉल कमांड लिखेंगे और पीआईपी इंस्टॉल कमांड लिखते ही ये सारे पैकेज उस पर्टिकुलर गिटहब के अंदर इंस्टॉल हो जाएँगे। ठीक है? तो इस तरीके से जो है इसका सेटअप हो जाता है। तो हमारे सारे पैकेज जो अभी क्या हो चुके हैं, इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिक फ़ोल्डर बनाना है। जैसे हमारा वीएनवी बन चुका है, इनक्लूड बन चुका है, वीएनवी को करते बंद। अब हमारा रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी है, अब यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बनाते हैं ऐप। इसके अंदर हम अपनी सारी चीज़ें करने वाले। ऐप के अंदर एक फ़ाइल बनाते हैं अंडरस्कोर इननेट डॉट पीवाई। ठीक है? इसके अलावा एक और फ़ाइल बनाते हैं मेन डॉट पीवाई। और मेन डॉट पीवाई के अंदर हम अपना बेसिक बहुत स्टार्टिंग वाला कोड लिखते हैं इसके अंदर, फ्रॉम फास्ट एपीआई। अब क्या है, मैं कर्सर का यूज़ कर रहा हूँ और मेरे पास प्रीमियम वर्ज़न है, तो एक बार-बार मुझे सजेशन देगा, लेकिन मैं इसको नहीं यूज़ करना है तो इसको हटाता हूँ। पहले तो इसको सेव कर देते हैं। इसको हटाने के बाद यहाँ पे इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आएगा मेरे पास, इसको भी हटाता हूँ पहले। अभी ऑप्शन आएगा कर्सर टैब, यहाँ पे स्नूज़ का ऑप्शन है, यहाँ पे 3 घंटे के लिए हम इसको स्नूज़ कर देते हैं। यानी कि आप कोई भी सजेशन बाय डिफ़ॉल्ट ही नहीं देगा। फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई। ठीक है? तो अभी ये स्मूथ हो चुका है। इसके बाद अरे! ये सजेशन क्यों दे रहा है? ठीक है, तो ऐप इक्वल टू फास्ट एपीआई। अब इस फास्ट एपीआई के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम टाइटल लिखते हैं। वो मुझे दोबारा से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। इस टाइटल के अंदर क्या होता है, जो भी आप जो एप्लीकेशन बना रहे हो, उस एप्लीकेशन के अंदर आपको जो भी इसका नाम देना है, वो नाम इसके अंदर हम दे सकते हैं। जैसे अभी मैं क्या बना रहा हूँ, फास्ट एपीआई ट्यूटोरियल, तो फास्ट एपीआई प्रोजेक्ट की जगह पे ट्यूटोरियल। ठीक है? डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, लेकिन अभी छोड़ दो। ये सजेशन अभी बंद नहीं किया इसने, इसको हटाते हैं। कर्सर टैब स्नूज 3 आवर्स। अब यहाँ पे लिख के आ गया है कर्सर टैब स्नूज्ड। तो अभी मैं दोबारा से ओपन करता हूँ। अब मैं आगे दोबारा से क्लिक किया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी सजेशन मुझे नहीं आ रहा है। सजेशन मुझे चालू करना है तो मैं फिर से कर सकता हूँ। इसके बाद अब हम यहाँ पे लिखते हैं @app.get। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपना सर्वर के ऊपर सबसे पहला रूट यानी कि पाथ बना रहे हैं। अब आप यहाँ पे आप पूरा वो देख सकते हो, जो भी चीज़ें देते हैं कि हम अपना सबसे पहला पाथ बना रहे हैं, कि जिसके अंदर हम बता रहे हैं कि स्लैश, या आप हेल्थ लिख दो, सर्वर के अंदर जो भी हम हेल्थ देखना चाहते हैं या स्लैश देखना चाहते हैं, अभी स्लैश के साथ बनाते हैं। और इसके अंदर हम एक फंक्शन देते हैं रूट। अगर आपको पाइथन नहीं आती है, फिर आप देख रहे हो तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, लेकिन अगर आपको पाइथन आती है, फिर आपको ये सजेशन समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। बेसिक सिंटैक्स है पाइथन के, जो हम नॉर्मल पाइथन के अंदर यूज़ करते हैं। पाइथन नहीं आती है तो आप कमेंट कर देना, लेकिन तो आपको पाइथन का ट्यूटोरियल मिल जाएगा। प एपीआई इज़ रनिंग। तो हमारा ये सबसे पहला जो हमें बनाना था, वो हमने इस तरीके से अपने सर्वर के ऊपर सबसे पहला पाथ रूट हमने इसके अंदर बना लिया।
अगर इसी चीज़ को अगर मैं दूसरे तरीके से अगर आपको समझाऊँ, तो यहाँ पे समझाने के पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले इस सर्वर को मैं चला के दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यूवी-कॉन ऐप जो हमारा फ़ोल्डर का नाम है, इसके अंदर मेन फ़ाइल कोलन ऐप माइनस माइनस रीलोड, इसको चलाया। आप देखो सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन स्टार्टअप कंप्लीट, यहाँ पे आके लिख के आ रहा है कि आप यहाँ पे जाके डायरेक्टली आप इसको देख सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, आपका 8000 के ऊपर रन करता है। तो हम यहाँ पे जाएँगे, तो यहाँ पे इसके अंदर एचटीटीपी इसको छोड़ देते हैं, लोकल होस्ट 8000, ठीक है? तो हमारा आ रहा है मैसेज एपीआई इज़ रनिंग। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है, अगर हम जैसे अगर आप कभी आपने जावास्क्रिप्ट के साथ काम किया है, एक्सप्रेस के साथ काम किया है, वहाँ पे अगर हम इस तरीके से करते हैं ना, तो हमें कोई भी यू ऐसे वेब के ऊपर कोई भी तरीका नहीं होता जिससे हम डायरेक्टली टेस्टिंग कर सकें। हमें क्या करना पड़ता है, हम जाते हैं पोस्टमैन के अंदर और पोस्टमैन के अंदर हमें सारी चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम पाइथन में फास्ट एपीआई के साथ काम कर रहे हैं, तो हमें एक चीज़ इसके अंदर एक्स्ट्रा मिल जाती है। अगर आप यहाँ पे डॉक्स लिखोगे, तो आपको क्या मिलेगा, इस तरीके का स्वैगर का पूरा इम्प्लीमेंटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और सेकेंडरी क्या है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही इम्प्लीमेंटेशन होके आता है फास्ट एपीआई के अंदर। तो जिससे हमें मालूम पड़ जाता है जितने भी हम एपीआई यहाँ पे बनाते हैं, वो सारी एपीआई हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। अब हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं इसकी, कि ये जो सिंटैक्स जो आप देख रहे हो, ये सिंटैक्स ऐसा क्यों है, इसका मीनिंग क्या है? तो यहाँ पे जो एट द रेट है, ये एट द रेट क्या है? एट द रेट यहाँ पे पाइथन का डेकोरेटर है। आप इसको मैं अगर आपको नॉर्मल तरीके से लिख के बताऊँ कि ये किस तरीके से इसका मीनिंग क्या है? जैसे मान के चलिए, अगर आप पाइथन के साथ अगर आप काम करते हो तो आपको मालूम होगा, डीएफ इस तरीके से अगर हम लिखते हैं रूट, और हमने ऐसा करके कुछ भी यहाँ पे लिख दिया, रिटर्न, और यहाँ पे हमने इसको निकाल दिया। मैसेज के अंदर ये चीज़ फिर से लिख देते हैं, एपीआई इज़ रनिंग। तो ये क्या होगा? ये होगा पाइथन का नॉर्मल फंक्शन, जो हम नॉर्मल फंक्शन बना दें। अब जो हमने एट द रेट किया और जो एट द रेट ऐप डॉट गेट और इसी के नीचे ये लिख दिया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग कुछ ऐसा हुआ है कि हमने बोला कि रूट इक्वल टू ऐप डॉट गेट स्लैश, और इसके अंदर हमने कॉल कर दिया, इस रूट फंक्शन को पास कर दिया जो हमने। तो क्या हो गया? इस तरीके से इसका मतलब मीनिंग हो गया कि ऐप डॉट गेट का जो रूट के ऊपर जब हिट होगा, तो ये रूट फंक्शन को हमें कॉल करना है। तो इस तरीके से हम इसको बता देते हैं कि विद द हेल्प ऑफ डेकोरेटर, एट द रेट जो है वो डेकोरेटर पाइथन का बाय डिफ़ॉल्ट डेकोरेटर है, जिसकी मदद से हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे परफ़ॉर्म कर सकते हैं। अब तो ये चीज़ बेसिक अपने सर्वर सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने बेसिक सेटअप, सर्वर सेटअप हमने यहाँ पे देख लिया है, डॉक का सेटअप भी देख लिया है। अब हम देखते हैं डॉट ईएनवी का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोजेक्ट लेवल पे एक फ़ाइल बनाएँगे डॉट ईएनवी। इसके अंदर हम पोस्टग्रेसक्यूएल का, तो यहाँ पे डेटाबेस अंडरस्कोर यूआरएल, अगर आपके पास पीजी एडमिन नहीं है, तो पीजी एडमिन को आप इंस्टॉल कर लीजिए, और उसके अंदर आप अपना जब भी आप सेटअप करोगे तो उसके अंदर ऑप्शन रहता है पासवर्ड डालने का, तो आप उसके अंदर पासवर्ड डाल लीजिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप फिर भी मैं आपको थोड़ा-सा गाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे पीजी एडमिन विंडोज़ इंस्टॉलेशन, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे वेबसाइट आपको देखने के लिए मिल जाती है पीजी एडमिन के अंदर, और वहाँ की ये कई सारी वीडियो हैं। केवल इंस्टॉलेशन के लिए हमें जाना रहता है, डाउनलोड पीजी एडमिन, यहाँ पे सबसे बेस्ट है। यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर इनका यूआई लोड होगा। यहाँ पे जाइए, आप सेलेक्ट कीजिए, विंडोज़ के अंदर है। विंडोज़ के अंदर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसको भी आपको करना है इस तरीके से आप किसी को भी इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी कर लिया है, अगर मैं डाउनलोड में जाता हूँ, मुझे देखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेटअप कर लिया था। अब मैं यहाँ पे पीजी एडमिन के अंदर जाता हूँ। अब पीजी एडमिन जब हम ओपन करते हैं, अब क्योंकि जब तक हमारे पास कोई डेटाबेस होगा नहीं, तो हम डेटाबेस को कनेक्ट नहीं कर पाएँगे। तो डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास डेटाबेस होना चाहिए। तो डेटाबेस यूआरएल पहले मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, डेटाबेस यूआरएल, और इसके अंदर हमें क्या करना है, मैं पोस्टग्रेसक्यूएल का जो यूआरएल है वो लिखना है। अब बाय डिफ़ॉल्ट यूआरएल कैसा होगा, अगर आप लोकल पे चला रहे हो तो जनरली यूआरएल कुछ ऐसा होगा, पोस्टग्रेसक्यूएल कोलन डबल डबल जो भी आपका यूज़र नेम है, तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे मेरा जो है पोस्टग्रेस। अब
नॉर्मली आपका जो पासवर्ड होता है वो पासवर्ड आप दे सकते हो, अगर जैसे आपका कुछ इस तरीके का पासवर्ड है, जैसे मेरे पासवर्ड में क्या है, @ डॉलर इस तरीके की वर्ड है, तो उनको मैं लिख नहीं सकता। पासवर्ड के अंदर कभी भी वो मेंशन नहीं हो सकते, तो उनको लिखने का एक दूसरा तरीका है, जो मैं यहाँ पे लिखूँगा। कैसा होगा? %40 मैं एक तरीके से लिख देता हूँ, यहाँ पे पूरा, और उसको मैं रिप्लेस करूँगा इससे, PostgreSQL सागर, ये जो एक तरीके से यूज़र नेम हो गया। अच्छा, ये थोड़ा-सा ये मिस्टेक कर दिया, पोस्टग्रेस, यूज़र नेम पोस्टग्रेस है, सागर, और जो @ इसके बाद लोकलहोस्ट 5132 जो पोर्ट नंबर है, फर्स्ट पेज ट्यूटोरियल जो हमारे डेटाबेस का नाम होने वाला है। तो मैं यहाँ पे पीजी एडमिन के अंदर जाऊँगा, ओपन हो चुका है। सर्वर को मैं ओपन करूँगा, यहाँ पे मल्टीपल डेटाबेस मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये सारे डेटाबेस अभी बंद करता हूँ। ये जो डेटाबेस है यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्रिएट के ऊपर ऑप्शन है, डेटाबेस जाएँगे, नाम दे देते हैं फर्स्ट पे ट्यूटोरियल, ओनर कौन है? पोस्टग्रेस, इसको क्लिक करते हैं और हमारा फर्स्ट पे ट्यूटोरियल नाम का जो डेटाबेस है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। .env को सेव करेंगे। .env को सेव करने के बाद हमें क्या करना है, जो ऐप नाम का फ़ोल्डर हमने बनाया है, इसी के अंदर एक फ़ाइल बनाते हैं जिसका नाम देते हैं config.py। config.py के अंदर हमें इसकी जो .env है इसको हमें इम्पोर्ट करके इसका जो डेटाबेस फ़ाइल है इसको कनेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे? फ्रॉम pydantic अंडरस्कोर सेटिंग्स, ये हमने फुल जो पैकेज है वो इंस्टॉल किया था। तो pydantic सेटिंग्स से हम क्या करने वाले, इंपोर्ट करने वाले। क्या इंपोर्ट करेंगे? बेस सेटिंग्स। बेस सेटिंग्स हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया। अब बेस सेटिंग की मदद से हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे क्लास बनाते हैं जिसका नाम दे दिया मैंने सेटिंग्स। इसके अंदर क्या जाएगा, इसके अंदर जाएगा ये बेस सेटिंग्स, और फंक्शन है क्योंकि, तो इस तरीके से हमने के लिए डेटाबेस यूआरएल, डेटाबेस डेटाबेस अंडरस्कोर यूआरएल, ये हमें लेना है। किस फॉर्मेट में होना चाहिए? स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद हमने क्लास बनाई, इसका नाम दे दिया हमने कॉन्फ़िग, और यहाँ पे हमने बोला किस फाइल के अंदर होगा, ये होगा env अंडरस्कोर फाइल इक्वल टू .env, इस फाइल के अंदर ये हो। तो इसको स्ट्रिंग से रख देते हैं .en। अभी इस पूरे कोड का एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, जिससे आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो सेटिंग्स और इसके अंदर जो हमने अभी क्लास बनाई इसको हमने कॉल कर दिया, ठीक है। तो अब इस कोड को एग्जीक्यूट कैसे होगा और कैसे ये env जो फाइल है, ये फाइल के अंदर जो हमने डेटाबेस यूआरएल नाम का एक वेरिएबल रखा है, तो ये फाइल पर्टिकुलर फाइल इस फाइल को रीड कैसे करेगी? सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इस फाइल को रीड करेगी तो करेगी कैसे? उसका एग्जीक्यूशन वो कैसे कंप्लीट होगा? तो बेस सेटिंग क्या करता है, बेस सेटिंग जो हमने जो यहाँ पे जो लिया है, इसको क्या करना है, इसको env कॉन्फ़िग जो हमने बनाया है, इस कॉन्फ़िग नाम की उसको पढ़ता है। सबसे पहले क्या करता है, ओएस यानी कि जिस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हमारा विंडो लैपटॉप है, तो विंडो के जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है उन्हीं के अंदर चेक करता है। लेकिन हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि आप इस फाइल के अंदर, हमने डायरेक्ट कॉन्फ़िग के अंदर ही डायरेक्ट चेंज कर दिया और बोला env फाइल जो है वो .env में मिलेगा। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, जो हमारा प्रोजेक्ट है, हमारा जो मेन फ़ोल्डर है, इसके अंदर जो रूट है, उसके अंदर जाके .env फाइल वो चेक करेगा। वहाँ पे अगर वो चेक करेगा कि डेटाबेस यूआरएल नाम का अगर उसको की मिल जाता है, वो भी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ से वो एरर दे देगा, और अगर मिल गया तो वो, और भी अगर वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मिल गया तो वो कोई भी एरर नहीं देगा, अगर नहीं मिला तो वो यहाँ से डायरेक्ट एरर भी दे देता है। यही फ़ायदा है बेस सेटिंग के साथ काम करने का। अगर बेस सेटिंग का यूज़ हम नहीं करते तो हमें वो एरर नहीं मिल सकती थी। तो हमने अभी env सेटअप कर लिया। अब हमें क्या करना है, ऐप के अंदर ही एक नई फाइल बनाना है जिसका नाम देते हैं database.py। ये क्या करेगा, हमारा जो हमने env फाइल जो बनाई, मतलब env फाइल को जो हमने इंपोर्ट किया है config.py में, और इसको हमने सेटिंग के अंदर रखा है, तो अब डेटाबेस के अंदर हमें उसका कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश करना है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम एसक्यूएल अल्काइमी जो हमने इंस्टॉल किया था उसके अंदर से क्या करेंगे, इम्पो क्रिएट अंडरस्कोर इंजन, ये आपको क्या करके दे देगा, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए मदद करेगा आपका। फिर फ्रॉम एसक्यूएल अल्काइमी डॉट, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं,
तो हमें एक चीज़ इसके अंदर से लेनी है जिसका नाम है ORM। ORM के अंदर से हम क्या लेंगे, इम्पोर्ट। हम अगर यहाँ पे लिखें SESSION तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सजेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहला सेशन में कर, दूसरा इसके अंदर से लेना है डिक्लेरेटिव बेस। ये दोनों चीज़ें हमें इसके अंदर से लेनी है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो हमारा जो लोकल जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर से हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, फ्रॉम ऐप। जो हमने यहाँ हमारा जो मेन फ़ोल्डर है उसके अंदर डॉट, तो जो भी जितनी भी फाइलें इसके अंदर बनी हुई हैं वो सारी फाइलें यहाँ पे देखने के लिए हमें मिल चुकी हैं। तो हमने क्या किया, ऐप डॉट कॉन्फिग के अंदर से हमें क्या करना है, इम्पोर्ट करना है। क्या इम्पोर्ट करना है, हमने वहाँ पे सेटिंग नाम का एक वो बनाया था। तो सजेशन देखो आ गया ऑटोमेटिक, तो हमने यहाँ से सेटिंग ले लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इंजन, इंजन का यहाँ पे एक मीनिंग होता है कि हमें क्या करना है, डेटाबेस कनेक्शन को हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं यहाँ पे। हमने बोला क्रिएट इंजन, कंट्रोल जेड, क्रिएट इंजन, यहाँ पे इसको हमको फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे देखो यूआरएल मांग रहा है आपसे कि आप मुझे एक यूआरएल दे दो जिसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, आपको डेटाबेस से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारी सेटिंग है उस सेटिंग्स के अंदर आप डॉट लगाओ, तो यहाँ पे डेटाबेस यूआरएल इस तरीके का आपको मिल जाएगा। वो आप उसके थ्रू आप क्या कर लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देते हैं सेशन लोकल, जो क्या करता है, ये पर्टिकुलर जितनी भी रिक्वेस्ट हिट होती है ना, उसी समय पे ये अपने आप को स्पिन अप करता है और फिर उसके बाद वो चला जाता है। फिर दोबारा जैसे भी रिक्वेस्ट हिट होती है, दोबारा से करता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने सेशन मेकर लिया था, इसको हम कॉल करेंगे। इसके हम बोलेंगे कि ऑटो कमिट, खुद से ये कमिट हो सकता है क्या? तो यहाँ पे आप सजेशन आ सकता है ऑटो कमिट। तो ऑटो कमिट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऑटो कमिट का मतलब क्या होता है कि जैसे डेटाबेस के अंदर कोई क्वेरी की आपने, क्वेरी करने के बाद वो डेटाबेस का क्वेरी कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, तो वो सारी चीज़ें खुद से हो जाएं या फिर हम मैनुअली करेंगे। तो हमने यहाँ पे बोला कि हम उसके अंदर कमिट मैनुअली लिखेंगे, आप खुद से मत करो। तीसरा इसके अंदर होता है फ्लश ऑटो फ्लश और फॉल्स। तो इसको भी हमने बोल दिया कि ये चीज़ आप मत करिए। तीसरी बात, ये सारी चीज़ें किससे आप कनेक्ट कर दीजिए, इंजन से। जो हमने इंजन नाम का जो बनाया है, ये बाइंड इक्वल टू इंजन, इससे आप क्या कर दीजिए, इसको कनेक्ट कर दीजिए। इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा जो डेटाबेस है उसके साथ ये पूरी तरीके से कनेक्शन में रहेगा। इसके बाद हम एक क्लास बना लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं यहाँ पे बेस। और बेस के अंदर क्या रहेगा, जो हमारा डिक्लेरेटिव बेस है वो हम यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे पास नाम का एक हमने दे दिया। पास से क्या हो जाता है, वो आपको क्लियर कर देता है कि आगे ये सेशन लोकल वाला है, इसको आप आगे बढ़ो और आगे इसको कंटिन्यूअस काम इसका करने दो। तो गेट अंडरस्कोर डीबी एक फंक्शन बना लिया। इसकी मदद से हम सभी जितनी भी रिक्वेस्ट अभी बनेंगी, जो भी जितने भी रूट बनाएँगे हम या फिर जितने भी पाथ बनाएँगे जिसकी मदद से हम एपीआई हिट करेंगे और जो डेटा लेके आएँगे, उन सब की मदद के लिए हो जाता है। तो डीबी इक्वल टू सेशन लोकल, तो हमने सेशन लोकल जो बनाया है इसको हम कर देंगे यहाँ पे कॉल। तो डीबी नाम के वेरिएबल के अंदर आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्राई फंक्शन, ट्राई कैसे लगा देंगे कि ट्राई यील्ड डीबी, यील्ड ये बाय डिफ़ॉल्ट कीवर्ड होता है इसके अंदर, पाइथन के अंदर। और यहाँ पे हम बोलेंगे कैच, अगर कोई, या फिर हम बोल सकते हैं फाइनली। 2 तरीके होते हैं, या आप ट्राई कर लो उसके बाद कैच, या फाइनली डीबी डॉट क्लोज। पूरा ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद आप इसको क्लोज कर दो। हमने ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे इसको बता दी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो डीबी नाम का वेरिएबल है वो हम किसी को भी दूसरे को दे सकते हैं। पूरा ऑपरेशन होने के बाद फाइनली हम क्या कर देते हैं, डीबी को क्लोज कर देते हैं। ठीक है? तो अभी क्या हो गया, जो हमने क्रिएट इंजन है इससे हमने क्या कर लिया, इससे हमने इसको कनेक्ट कर लिया। सेशन लोकल क्या करेगा, हर रिक्वेस्ट का डीबी लो सेशन बनाएगा। बेस क्या करेगा, मॉड जितने भी मॉडल्स बनेंगे अभी आगे चल के उन सबका पेरेंट स्कीमा फाउंडेशन जो होता है वो बन जाएगा। और गेट डीबी फंक्शन किस लिए बनाया है, फास्ट एपीआई को डेटाबेस देने के लिए और क्लोज करने के लिए। ये काइंड ऑफ आप समझ सकते हो कि मिडलवेयर जैसा है। ठीक है। तो हमने अभी डेटाबेस कनेक्शन बना लिया। अभी हमें क्या करना है, डेटाबेस के बाद हमें सबसे पहला अपना मॉडल या सबसे पहला हमें टेबल के लिए कोड लिखना है कि हम टेबल हम किस तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐप के अंदर एक नया फ़ोल्डर बनाते हैं जिसका नाम देते हैं मॉडल्स। और मॉडल्स के अंदर एक नई फ़ाइल बनाते हैं जिसका नाम देते हैं हम यूज़र डॉट पी वाई। ठीक है?
तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, जितनी भी हमें जो यूज़र के अंदर जितने भी हमें कॉलम लिखने हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें फ्रॉम डेट टाइम से हम इंपोर्ट कर लेंगे डेट टाइम, और फ्रॉम एसक्यूएल अल्काइमी से हमें मिल जाएगा इंपोर्ट स्ट्रिंग डेट टाइम, और सी के अंदर से हमें मिल जाएगा फंक्शन। इसके बाद फ्रॉम एसक्यूएल अल्काइमी डॉट ORM से हमें मिल जाएगा इंपोर्ट मैप्ड, और इसके बाद हमें मिल जाएगा मैप्ड अंडरस्कोर कॉलम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें जो पर्टिकुलर इसके अंदर यूज होने वाली है। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास एक बना लिया हमने यूजर नाम की क्लास। इसके अंदर जो भी हमने बेस लिया था, तो इस बेस को डाल देते हैं नॉर्मली, और इसके अंदर बोलेंगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो इसके अंदर देखो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो हम यहाँ पे टी लिखेंगे, AVLE टेबल नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल टू, क्या नाम देना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं यूजर्स, कि यूजर्स नाम की हम टेबल बनाना चाहते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला कॉलम रहेगा आईडी, जहाँ हम जिसको मैप करेंगे किसके साथ, इंट के साथ। और इसके लिए क्या इस कॉलम के अंदर मतलब क्या-क्या रहने वाला है, हम इसके अंदर रख लेंगे कि ये वाला कॉलम किस तरीके का रहने वाला है। तो सबसे पहले इस कॉलम को आप प्राइमरी की यानी कि एज़ अ प्राइमरी की यूज़ करिए। दूसरा, इसके अंदर ऑटो इंक्रीमेंट आप दे दीजिए कि ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब प्राइमरी की है तो इसका मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट यूनिक ही रहेगा। इसको यूनिक अलग से हमें देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है ईमेल। ईमेल को हमने क्या बोला कि हम इसको मैप करना चाहते हैं किसके साथ? हम इसको मैप करना चाहते हैं स्ट्रिंग के साथ, कि ये जो कॉलम है पर्टिकुलर वो स्ट्रिंग रहना चाहिए। दूसरा हम क्या करेंगे, मैप्ड अंडरस्कोर कॉलम, इसकी मदद से स्ट्रिंग, हमने बोला कि स्ट्रिंग में रहेगा, और लेकिन इसके मैक्सिमम जो कैरेक्टर हो सकते हैं वो 255 कैरेक्टर हो सकते हैं। फिर हमने इसको बोला कि इसका यूनिक होना कंपल्सरी है, ये यूनिक होना ही चाहिए, अगर नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इंडेक्स जो है वो ट्रू, यानी कि इसी के बेस पे हम जो है इंडेक्सिंग करने वाले हैं। इसके बाद जो है हम नेम का लिया, हमने नेम का भी हमने बोला कि हमने इसको मैप्ड करना है स्ट्रिंग के साथ, और इसका जो मैप्ड कॉलम रहेगा मैप्ड अंडरस्कोर कॉलम, तो वो भी इसी बेस पे रहेगा स्ट्रिंग, लेकिन मैक्सिमम कैरेक्टर 100 कैरेक्टर। नेम इतना ज़्यादा बड़ा होगा नहीं ना, तो वो इसमें क्रिएटेड अंडरस्कोर एट, एक डेट के लिए हम ले लेते हैं। इसको हम मैप्ड करना चाहते हैं किसके साथ, हम करना चाहते हैं डेट टाइम के साथ। तो मैप डेट टाइम, डेट टाइम के साथ करेंगे, और इसका जो मैप कॉलम जो होगा उसके अंदर हम क्या बोलेंगे, जो डेट डेट टाइम फंक्शन को कॉल कर देंगे। इसके अंदर बोलेंगे विथ टाइम जोन हमें चाहिए, टाइम जोन इक्वल टू ट्रू, और सर्वर के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट जो रहेगा तो हम बोल देंगे सर्वर डिफ़ॉल्ट इक्वल टू फंक डॉट नाउ, यानी कि जो करेंट टाइम है उसी टाइम को आप इसके अंदर रख दीजिए। अब इसमें आ रहा है डेट टाइम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अभी देखते हैं इसको। हमने ये कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो हम एक इसके अंदर मॉडल्स के अंदर, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल मॉडल होंगे, अभी यूजर का है, फिर आगे चल के और भी हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से इसके अंदर क्या है, अंडरस्कोर इनलेट अंडरस्कोर डॉट py, इस नाम की फोल्डर बनाए और फाइल बनाई। इसके अंदर क्या करेंगे, फ्रॉम ऐप डॉट मॉडल्स डॉट यूजर के अंदर से हमें इंपोर्ट क्या करना है, कंट्रोल स्पेस दबाओ, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हमें इसमें करना यूजर, तो हम इसमें से यूजर का यूज करेंगे और बोल देंगे अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर और इक्वल टू जो हमारा यूजर था वो यूजर हमने इसके अंदर पास कर दिया।
ठीक है? इस तरीके से हमने इसके अंदर कर दिया। अब अंडरस्कोर ऑल का एक फ़ायदा होता है कि अगर जैसे जो चीज़ आपने यहाँ पे लिखी है, ये चीज़ आपको नहीं लिखनी पड़ेगी, डायरेक्ट आप लिख के कर लोगे। वो हम जब यूज़ करेंगे तब हम आपको समझा देंगे। अब हमने मॉडल तो बना दिया। अगर आप किसी दूसरे फ़ील्ड मतलब जावास्क्रिप्ट से आ रहे हो, जैसे मैं नोड.जेएस मेरा प्राइमरी था, तो अगर मैं उससे आता हूँ तो मैं उसको समझना में अगर आपको परेशानी हो तो आप इसको नॉर्मली समझ सकते हो कि आप इसमें क्या कर सकते हो, यूज़र स्कीमा जैसे हम बनाते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे हमने यूज़र स्कीमा यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें इस डेटाबेस को अभी अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। फर्स्ट पे ट्यूटोरियल के अंदर स्कीमा के अंदर अगर हम जाएंगे, टेबल को अगर हम खोलते हैं तो आप देखोगे इसके अंदर कुछ भी नहीं है। एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ, इसके अंदर कोई टेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो हमें अगर ये बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल सी, इसको हम करते हैं क्लियर। अब हमारा सबसे पहला यहाँ पे स्टेप रहता है एलेम्बिक। एलेम्बिक क्या करता है, आपकी जितनी भी टेबल्स हैं इनको डेटाबेस के अंदर क्रिएट भी करता है और हर एक टेबल के साथ उसका वर्जन मेंटेन भी करता है कि कौन से वर्जन में कितनी टेबल क्रिएट हुई है। तो एलेम्बिक इनिट, इसका नाम है एलेम्बिक, ELMBIC। अभी हमने यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ऐप फोल्डर है, VENV फोल्डर है, एलेम्बिक नाम का फोल्डर नहीं है, लेकिन अब हमारे पास एलेम्बिक नाम का फोल्डर हो जाएगा। तो हमने एक कमांड चलाई, इससे हमारा देखो आप एलेम्बिक नाम का फोल्डर हो गया। उसके अलावा दूसरी चीज और देखना, यहाँ पे alembic.ini फाइल आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो एलेम्बिक के अंदर कुछ चीजें हमारी बनती हैं। एलेम्बिक के अंदर हमारा env.py बनता है, script.py, MAK ये वाली फाइल बनती है। तो जिस तरीके से हमारा पास, अगर आपने इससे पहले प्रिज्मा के साथ काम किया होगा तो प्रिज्मा में भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, तो उसी तरीके से हमारे पास ये वाला है। ठीक है, अब हम इसके अंदर चेंजेस करते हैं कि एलेम्बिक के अंदर हमें ऐसे कौन कौन से चेंजेस करने पड़ते हैं कि जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, आगे डेटाबेस कनेक्शन और इसके अंदर टेबल क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली हम इसके अंदर परफॉर्म कर सकें। तो एलेम्बिक के अंदर जो एक फाइल होती है env.py, इसके अंदर हमें जो है कुछ सबसे पहले कुछ चेंजेस करने होते हैं। जैसे हमारा कॉन्फ़िग से हमारा फाइल कॉन्फ़िग आ रहा होता है, एसक्यूएल अल्काइमी से हमने इंजन फ्रॉम कॉन्फ़िग बाय डिफ़ॉल्ट आता है। इसके बाद हमें क्या करना है, क्रिएट अंडरस्कोर इंजन, इसकी अगर हमें नीड पड़ेगी तो हम इसका यूज़ करते हैं। पूल, ये सब चीज़ों की हमें नीड कब पड़ती है, जब हम ऑनलाइन ऑफलाइन में डायरेक्टली चेंज करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी पूल ऑलरेडी इम्पोर्ट है, तो इसकी हमें नीड नहीं है। दूसरा, ऐप डॉट कॉन्फ़िग से हमें फ्रॉम ऐप डॉट कॉन्फ़िग से हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट जो हमारी सेटिंग्स जो हमने बनाई थी वो हमें सेटिंग्स को इंपोर्ट करना है। तीसरा, फ्रॉम ऐप डॉट डेटाबेस से हम इंपोर्ट कर लेते हैं बेस। वैसे इसकी नीड नहीं पड़ेगी जहाँ तक है, लेकिन फिर भी अगर आपको डायरेक्टली चेंज करना है तो आप इसको कर सकते हो। और इसके बाद इसमें फ्रॉम ऐप डॉट मॉडल्स के अंदर से इंपोर्ट यूजर, तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर इंपोर्ट कर ली। इसके बाद आप इसके अंदर देखोगे कॉन्फ़िग के अंदर कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉन्फ़िग ऑलरेडी हो रखा है, और कॉन्फ़िग डॉट कॉन्फ़िग फाइल नेम इज नॉट फॉर नन, फाइल कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग डॉट कॉन्फ़िग फाइल नेम ये भी सही है। टारगेट मेटा डेटा यहाँ पे नन है, इसको हमें चेंज करना है, इसका नाम रख देंगे बेस डॉट मेटा डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑलरेडी बताता है टारगेट मेटा डेटा को माई मॉडल, तो माई मॉडल हमारा कौन सा है, बेस। तो हमने यहाँ इसीलिए इसको बोला कि बेस डॉट मेटा डेटा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एक और चीज़ करनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्फ़िग की, या तो आप नीचे लिख सकते हो या फिर आप ऊपर लिख सकते हो। यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग डॉट, यहाँ पे आता है सेट मेन ऑप्शन। सेट मेन ऑप्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, SQL अल्केमी डॉट URL, और इसके अंदर हम बोलेंगे जो हमने सेटिंग्स हम लेके आए थे, सेटिंग्स डॉट, उसके अंदर है डेटाबेस URL। अब लेकिन ये डेटाबेस URL बाय डिफ़ॉल्ट ये डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन मेरा वाला नहीं करेगा। उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि .env के अंदर जैसा मैंने आपको बताया था, मेरे पासवर्ड के अंदर जो है कुछ
परसेंटेज है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा उसको रिप्लेस करना होगा किससे, डॉट रिप्लेस एक फंक्शन होता है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट लगाएंगे, हम बोलेंगे जो हमारा सिंगल परसेंटेज है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए डबल परसेंटेज के साथ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो इसके अंदर जो मौजूद होता है डबल परसेंटेज एक ही परसेंट की तरह ट्रीट करता है, इसीलिए अगर आप सिंगल परसेंटेज लगाएंगे तो वो उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, इसलिए वो एरर दे देता है। ठीक है, तो अगर आपने सेट मेन ऑप्शन कर दिया तो अब ये सेट मेन ऑप्शन कैसे काम आता है, तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पे माइग्रेशन चलती है ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो यहाँ पे गेट मेन ऑप्शन और एसक्यूएल अल्काइमी डॉट यूआरएल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिया जाता है, तो आपको यही नाम उसके अंदर देना रहता है। तो अगर आप इसके अंदर मिस्टेक कर भी चुके हो तो डायरेक्ट आप यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो, तो अगर आपकी कोई एरर आ भी सकती है तो वो भी यहाँ पे एरर नहीं आएगी। ठीक है, अब आप क्या करना है, अब आपको जो एलेम्बिक की कमांड है जिसकी मदद से ये सारी चीज़ें होती हैं वो हमें यहाँ पे चलानी है। क्या कमांड है? एलेम्बिक, जो भी आपको यहाँ पे रिवीजन REVISION सबसे पहले कमांड, माइनस माइनस ऑटो जनरेट, और आपने यहाँ पे -m जो आप मैसेज दे दिया, मैसेज क्या जो भी आप देना चाहते हो, मैंने यहाँ पे बोला क्रिएट यूजर टेबल, यूजर टेबल को आप क्रिएट कर दीजिए और यहाँ पे इंटर दबाए। इंटर दबाने पे देखते हैं कुछ एरर या कुछ, तो यहाँ पे आया सिस्टम डॉट एग्जीक्यूट डॉट मेन से कुछ एरर आ रहा है, तो एक बार मैं इसको ट्रैक करता हूँ इस एरर को, क्या एरर है। ये जो एरर है वो हमारी टाइपो से आई है, कुछ हमने टाइपिंग मिस्टेक की है। यहाँ पे डेट टाइम, यहाँ पे अगर हम होवर करेंगे तो डेट टाइम इज नॉट एक्सेसिबल, तो यहाँ पे हम डेट टाइम कर देते हैं इस तरीके से। तो फिर से मैं इसको एक बार ट्राई करता हूँ, इसको क्लियर करते हैं और इसको दोबारा से चलाते हैं। मैंने इसको चलाया, इस बार फिर से एरर आई है, अब ये एरर शायद दूसरी है, इसको देखते हैं क्या एरर है। तो ये जो एरर आई है इसका रीजन जो है वो शायद से ये है, क्योंकि अगर मैं बेस को अगर मैं ओवर किया तो ये बोल रहा है बेस इज नॉट डिफाइंड। तो मैं एक बार इसको करता हूँ फ्रॉम ऐप डॉट डेटाबेस, जिसके अंदर से मुझे इंपोर्ट बेस। ठीक है, अब मैंने इसको फाइल को कर दिया सेव। अब मैं इसको फिर से करता हूँ क्लियर और इसके बाद दोबारा से चलाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे चलाया, अब यहाँ पे बहुत ही बेसिक सी कुछ एरर आई है। सो दिस इज अ वेरी सिली मिस्टेक वी डिड। सो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने डेट टाइम जो फंक्शन था इसके अंदर ही फंक डाउन नाउ पास कर दिया, लेकिन होता ऐसा है कि जो फंक्शन है इसके अंदर केवल टाइम जोन रहता है, जो सर्वर डिफॉल्ट है वो मैप्ड कॉलम के अंदर रहता है, डेट टाइम जोन, डेट टाइम के अंदर केवल टाइम जोन रहता है। तो ये बहुत ही छोटी सी मिस्टेक थी, तो हम इसको अभी ऊपर लेते हैं, इसको क्लियर करते हैं और इसमें चलाते हैं, वेट करते हैं। अभी देखो ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से अपनी चल चुकी हैं, इसने सारी चीज़ें हमारा लिखा ऑटो जनरेट हो गया, ये सारी चीज़ें। अब हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं क्लोज। अब इसके अंदर देखो एलेम्बिक के अंदर आप एक देखोगे वर्जन नाम का फोल्डर आ गया। अब इस वर्जन के अंदर क्या है, वर्जन के अंदर एक फाइल बनी है, जो आपने मैसेज दिया था वो मैसेज यहाँ पे आया है, और एक बाय डिफॉल्ट रैंडम आईडी यहाँ पे आपको जनरेट होके देखने के लिए मिल चुकी है। ये रिवीजन आपको देखने के लिए मिल जाता है, रिवीजन हर एक रिवीजन के साथ उसकी आईडी अटैच होती है, किसी भी रिवीजन के ऊपर आप कभी भी स्विच कर सकते हो, तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। इसमें डाउनग्रेड और अपग्रेड करके दो फंक्शन होते हैं, और यहाँ तक कि जो हम कमांड चलाते हैं ना उन कमांड में भी अपग्रेड और डाउनग्रेड करके ही हमारी कमांड होती है। फिर भी हम एक बार आपके सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ पे जाते हैं, टेबल्स के अंदर जाते हैं, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एलेम्बिक वर्जन नाम का एक क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ अगर आपने नोटिस की होगी तो यहाँ पे यूजर्स नाम का कुछ भी यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है, बल्कि हमें तो जो है यूजर्स नाम का चलाना था। तो यहाँ पे क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट जब आप एक पहली बार जब आप एक कमांड चलाते हो तो उस कमांड से आप क्या करते हो, उस कमांड से केवल आप जनरेट करते हो, उससे आप बताते हो कि हमने ये चीज़ इनिशिएट कर दी है। तो अब इस इनिशिएशन के बाद हमें क्या करना है, हमें ये चाहिए कि हमारी जो यूजर्स टेबल है वो हमारी जाके क्रिएट हो जानी चाहिए डेटाबेस के अंदर। तो ये चीज़ कैसे होगी, इसके लिए हम एक काम करेंगे, एलेम्बिक करंट चलाएंगे सबसे पहले, इसके अंदर वो बताता है आपको
कि हमारा इस जगह पे हमारी अभी ये करंटली पोजीशन है। हमें आप एक काम कीजिए, अभी कोई भी आईडी इसमें प्रॉपर्ली जनरेट नहीं है जो इसके आगे हो, तो एलेम्बिक अपग्रेड और हेड कमांड चलाएंगे, तो जिससे क्या कर देगा, जो हेड में जितनी भी सारी चीज़ें अभी एग्जिस्टिंग होंगी, जैसे ये दोनों चीज़ें थी, तो ये क्या करेगा, इन दोनों को इसने डाल दिया। इसने बोल दिया आपको कॉन्टेक्स्ट इम्प्लीमेंट पोस्टग्रेसक्यूएल विल अज्यूम ट्रांजेक्शन और रनिंग अपग्रेड, कौन सी, ए वाली जो आईडी थी उसको हमने अपग्रेड कर दिया, प्रॉपरली आपका चला दिया। तो आप क्या करोगे, आप इसके अंदर आओगे, आपने इसके अंदर आगे एक बार रिफ्रेश चलाया, आपने देखा यहाँ पे कि एलेम्बिक वर्जन के साथ हमारी यूजर्स टेबल जो हम बनाना चाहते थे, वो हमारी जितने कॉलम हमने दिए हैं उन पर्टिकुलर कॉलम के साथ, जो हमने दिया था आईडी, ईमेल, नेम और क्रिएट एट, शायद मैंने क्रिएटेड नहीं लिखा होगा, तो एक बार मैं फिर से इसमें चेक कर लेता हूँ। तो जो भी आपने यहाँ पे कॉलम नेम दिया है, जैसे मैंने क्रिएट एट नाम दिया है, तो जो भी मैंने यहाँ पे कॉलम नेम दिया है उसके साथ ही क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है पहला स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया है और डेटाबेस के अंदर हमारी टेबल भी क्रिएट हो चुकी है। अब हमारा ये नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है। अब डेटाबेस के अंदर टेबल हो, अब हमें क्या करना है, अब हमें रूट के साथ उसको हिट करना है। तो ऐप के अंदर हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम देंगे स्कीमा या स्कीमास, जो भी आप देना चाहते हो। इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं जिसका हम नाम देते हैं यूजर डॉट पी वाई, और एक और फाइल बना लेते हैं इसके अंदर इनिट अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर डॉट पी वाई। ठीक है, अब इसके अंदर जो यूजर डॉट पी वाई है उसके अंदर क्या क्या होने वाला है, हम इसके अंदर लिखेंगे फ्रॉम डेट टाइम से हमें इंपोर्ट करना है डेट टाइम फ्रॉम पाइडेंटिक। अगर आपको याद होगा हमने पाइडेंटिक लिया था, तो पाइडेंटिक से हम क्या करने वाले हैं, इंपोर्ट करेंगे बेस मॉडल लिया और ईमेल स्ट्रिंग लिया। तो ये वाला जो फाइल है ना, वो उसका जो मेन पर्पज है वो ये है कि जो डेटा हमें चाहिए वो डेटा हमारा किस फॉर्मेट में आना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारी डिफाइन होती हैं। अगर आपने पहले टाइप स्क्रिप्ट पढ़ी है तो आपको अंदाजा होगा कि टाइप स्क्रिप्ट किस लिए होती है, कि बताने के लिए कि हमारे ये वाला डेटा आ सकता है इस वाले डेटा की। तो वही चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं। एक तरीके से आप वैलिडेशन इसको समझ सकते हो कि जब भी कोई भी एपीआई हिट होगी तो वहाँ पे एक वैलिडेशन लग जाएगी कि ये डेटा होना चाहिए, तो इतना डेटा अगर नहीं आया है तो हम आपको एरर दे रहे हैं। तो इस तरीके से, तो क्लास, और हमने एक क्लास बनाई यूजर क्रिएट, और हमने बोला बेस मॉडल, जिसके अंदर ईमेल जो होगी वो किस फॉर्मेट की होगी, ईमेल स्ट्रिंग फॉर्मेट की होगी। दूसरा नेम आएगा, नेम किस फॉर्मेट में होगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, आपका यूजर क्रिएट हो गया, मान के चलिए डेटाबेस में डेटा क्रिएट हो गया। अब इसके बाद आपको रिस्पॉन्स देना है, तो इसीलिए हम एक बनाएंगे यूजर जब वापस जाएगा रिस्पॉन्स लेके, मतलब एपीआई हिट हो चुकी है, वापस जा रही है फ्रंट एंड पे या कहीं पे वापस अपना रिस्पॉन्स देने, तो किस तरीके से देगी। तो यहाँ पर भी हमारे पास बेस मॉडल होगा, और बेस मॉडल के अंदर हम क्या क्या देंगे, आईडी, डेटाबेस के अंदर जो आईडी जनरेट होगी वो आईडी जाएगी इसके अंदर। इसके बाद हमारे पास जो ईमेल होगी वो ईमेल जाएगी, उसका जो फॉर्मेट रहेगा वो ईमेल स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रहेगा। जो हमारा नेम आया था वो नेम जाएगा। इसके बाद हमारा जो क्रिएट आएगा, क्रिएट अंडरस्कोर एट, क्योंकि इसमें वही वेरिएबल नाम देना है जो हमारे डेटाबेस में क्रिएट होने वाले हैं। तो ये जो होगा वो डेट टाइम फॉर्मेट का होगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे आते हैं और इसको बोलते हैं क्लास कॉन्फिग, और किससे जाएगा, फ्रॉम अंडरस्कोर RIBUTES इक्वल टू ट्रू। ठीक है, फ्रॉम एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया। फ्रॉम एट्रीब्यूट होता है, और जो भी ORM मॉडल होता है उसका जो है स्कीमा फॉर्मेट में क्रिएट करने के लिए और उससे बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अभी स्कीमा के बाद अब हमें वो चीज़ बनानी है जिसके द्वारा ये सारी चीज़ें अभी हमारी कनेक्ट होने वाली है। हमने डेटाबेस के अंदर टेबल बना लिया, मॉडल बना लिया, स्कीमा बना लिया,
अब हमारा समय आ गया है राउटर बनाने का। राउटर हम बनाने वाले हैं, इसको करते हैं बंद। यहाँ पे जो कुछ फाइलें खुली हुई हैं इनको भी हम करते हैं बंद। यहाँ से सारी चीजें बंद। अब हमें क्या करना है, इसको भी बंद करते हैं। ऐप के अंदर एक नया फोल्डर बनाना है जिसका हम नाम देते हैं राउटर्स। और राउटर्स मॉडल्स को बंद कर देते हैं, स्कीमा को भी बंद कर देते हैं। केवल राउटर खुलेगा और राउटर के अंदर एक फाइल बनेगी जिसका नाम देते हैं सबसे पहले बार इननेट अंडरस्कोर डॉट पी वाई। अभी इसका कुछ खास यूज नहीं है लेकिन हम कर सकते हैं यूज। और इसके अंदर एक नई फाइल बनेगी यूजर डॉट पी वाई। हम यूजर रिलेटेड जितने भी हम ऑपरेशन है वो इसके अंदर हम परफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें चाहिए फ्रॉम फास्ट एपीआई। फास्ट एपीआई से हमें चाहिए इंपोर्ट एपीआई राउटर, बाय डिफॉल्ट सजेशन आ गया। दूसरा हमें चाहिए इसके अंदर से डिपेंड्स। डिपेंड्स का भी हमारा यूज वैसे नहीं है लेकिन फिर भी हम अभी कर लेते हैं डिपेंड्स। इसके बाद हमारा चाहिए HTTP एक्सेप्शन। अगर हमें जैसे एरर भेजना है तो हम उसके लिए HTTP एक्सेप्शन का यूज करेंगे। तीसरा हमें चाहिए स्टेटस। ठीक है, चार चीज़ें हो गई हैं, डिपेंड्स, HTTP एक्शन और स्टेटस। फिर हमें चाहिए फ्रॉम SQL alchemy डॉट ORM। इसके अंदर से हमें चाहिए सेशन, बाय डिफॉल्ट आ गया। लेकिन ये इसके ऊपर स्टेटस इज नॉट एक्सेस्ड, ऐसा क्यों आ रहा है? तो यहाँ पे इसके अंदर से आना चाहिए स्टेटस प्रॉपर। देखते हैं, अभी ये कुछ क्रिएट कर रहा है लेकिन देखते हैं। फ्रॉम ऐप डॉट डेटाबेस में से हमें क्या करना है, इंपोर्ट, जो मैंने आपको बताया था गेट डीबी, जिसकी मदद से क्या होगा, जिसकी मदद से वो सभी जगह एक्सेसिबल हो जाएगा। फ्रॉम ऐप डॉट मॉडल्स, इसके अंदर से हमारा क्या आने वाला, यूजर। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कंट्रोल स्पेस दबाओ और यहाँ पे यूजर लेके आओ। इसके बाद हमें क्या करना है, फ्रॉम ऐप डॉट स्कीमा, जो अभी हमने बनाया है, इसके अंदर से यूजर आएगा, इंपोर्ट, हमें क्या करना है, यूजर क्रिएट और इसके बाद यूजर रिस्पॉन्स, इन दोनों का हमें इंपोर्ट करना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इंपोर्ट वाला सेक्शन। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो राउटर है उसको सेटअप करना है। राउटर इक्वल टू, जो हमने एपीआई राउटर जो लिया था इसको हम करेंगे कॉल। इसके अंदर हम बोलेंगे जो प्रीफिक्स, यानी कि जो डिफॉल्ट जो हम यूज करने वाले हैं, स्लैश यूजर्स। स्लैश यूजर्स जब कोई लिखेगा तभी ये वाला रूट जो है वो हिट होगा। टैक्स इसके अंदर हम जो आप देना चाहते हो, मैं अभी हम इसके हिसाब से दे देता हूँ यूजर्स। टैक्स का बस एक मीनिंग रहता है बेसिक, बस। इसके बाद क्या करना, @ राउटर डॉट पोस्ट, एक पोस्ट रिक्वेस्ट हम लेने वाले हैं। उसके अंदर हम बोलेंगे स्लैश। स्लैश का मतलब होता है स्लैश यूजर्स, हम इस तरीके से इसका मतलब बता रहे हैं। इसके बाद हमारा क्या करना है, रिस्पॉन्स। इसका जो रिस्पॉन्स होगा तो वो किस फॉर्मेट में होगा, रिस्पॉन्स मॉडल जो होगा हमारा वो यूजर रिस्पॉन्स में होगा। जो हमने स्कीमा के अंदर वो वैलिडेशन बनाया ना, मिडलवेयर नहीं, वैलिडेशन बनाया है, तो वैलिडेशन क्या करेगा, रिस्पॉन्स मॉडल जो भी रिस्पॉन्स जाएगा तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर ही उसको रिस्पॉन्स जाएगा। दूसरा, उसका स्टेटस कोड। स्टेटस कोड क्या स्टेटस होगा, इसका स्टेटस होगा स्टेटस डॉट HTTP। बहुत सारे स्टेटस हैं लेकिन हमें अपने को यहाँ पे चाहिए HTTP _201 क्रिएटेड। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, एक फंक्शन को क्रिएट करना है, df create _user। इस फंक्शन को हमने कर दिया क्रिएट। इसके अंदर आएगा पेलोड। जब क्रिएट होना है तो कुछ ना कुछ पेलोड तो आएगा। किस फॉर्मेट में होना चाहिए पेलोड, कम से कम उन्होंने बोला है कि यूजर क्रिएट फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में नहीं हुआ, उसमें से नेम में से हुआ, तो ये एरर जाके दे देगा। इसके बाद डीबी क्या है, ये सेशन उठा लेगा, कौन सा डीबी से कनेक्ट करना है, किस डीबी के अंदर डेटा जाना चाहिए, वो सारी चीजें। इसके बाद हमारा रहेगा सेशन जो है वो डिपेंड रहेगा किसके ऊपर, डिपेंड्स गेट _db। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो बना लिया फंक्शन। फंक्शन के अंदर अभी क्या क्या सारी चीजें होने वाली हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या जो हमारे पास डेटा आ रहा है, यूजर क्रिएट पेलोड जो आ रहा है, उस पेलोड के अंदर जो डेटा आएगा वो डेटा हमारे पास ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक वेरिएबल एग्जिस्टिंग।
और एग्जिस्टिंग में हम क्या करेंगे, डीबी को हम देंगे क्वेरी, और क्वेरी के अंदर हम क्या रखने वाले हैं, जो भी हमारा जो यूजर आएगा, इस यूजर को हम यहाँ पे डायरेक्टली पास कर देंगे, और यहाँ पे लगाएंगे फिल्टर। फिल्टर के अंदर हम क्या बोलेंगे, जो भी हमारे पास यूजर आ रहा है उसकी जो ईमेल है वो अगर किसके बराबर हुई, पेलोड डॉट ईमेल के बराबर अगर हुई, डॉट फर्स्ट फंक्शन को कॉल कर दें। तो इसके बाद हम बोलेंगे अगर एग्जिस्टिंग के पास अगर कुछ भी डेटा अगर पाया गया तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से एरर को निकाल देना है, http सजेशन नहीं आ रहा आज, एक्सेप्शन, और इसके अंदर हमें क्या कर देना है, स्टेटस अंडरस्कोर कोड। क्या पास करेंगे, हम पास करेंगे स्टेटस डॉट http अंडरस्कोर 400 बेड रिक्वेस्ट। इसके अलावा हम इसके अंदर डिटेल के अंदर दे सकते हैं, जो भी आपको मैसेज सही लगता है वो मैसेज आप इसके अंदर दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड। और एक चीज़ और बता दूं, ये बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली तरीके से बता रहा हूँ मैं। और दूसरा क्या है कि ये प्रोडक्शन लेवल है, आप इसको प्रोडक्शन में भी सेम आर्किटेक्चर सेम स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हो। इसके बाद हम क्या करते हैं, यूजर इक्वल टू यूजर, अगर जैसे एग्जिस्टिंग में नहीं है तो आपको क्या करना है, ईमेल इक्वल टू जो भी पेलोड के अंदर से जो ईमेल आया है वो ईमेल आप पास कर दीजिए। दूसरा जो नेम है, नेम के लिए आप क्या काम, पेलोड डॉट नेम आप पास कर दीजिए। और इसके बाद क्या करेंगे, डीबी के अंदर हमें क्या करना है, ऐड कर देना है यूजर। उसके बाद डीबी डॉट कमिट, हमने क्या बोला था, ऑटो कमिट फॉल्स किया था, तो इसलिए डीबी के अंदर कमिट भी करना होगा। इसके बाद डीबी डॉट रिफ्रेश, क्योंकि हमने जो फ्लश है वो भी हमने फॉल्स किया था, तो जो यूजर नाम की टेबल होगी वो रिफ्रेश हो जाएगी। और हमें क्या कर देना है, रिटर्न कर देना यूजर। और यूजर जब रिटर्न होगा तो वो चेक कर लेगा कि रिस्पॉन्स मॉडल में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो वो ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली होंगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा किसका, क्रिएट यूजर का। अब हमने ये राउटर तो बना लिया, अब इस राउटर को हमें कनेक्ट करना है इसके साथ, मेन डॉट पी वाई के साथ, क्योंकि जो मेन फाइल जो रन होती है वो यही होती है, इसी से हमारा पूरा कोड जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रॉम ऐप डॉट, यहाँ पे हमारे पास राउटर नाम का फोल्डर है, इसके अंदर से हमें क्या करना, इम्पोर्ट, और हमें किसको निकालना, यूजर्स, या फिर यूजर जो भी आपने नाम दिया है वो नाम आपको क्या करना, कंट्रोल स्पेस दबाया करो तो आपको तुरंत इसमें से सजेशन आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना, ऐप डॉट इंक्लूड, एक राउटर फंक्शन होता है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, यूजर डॉट, इसके अंदर देखो एपीआई राउटर और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इसके अंदर हम राउटर लिखते हैं, तो यूजर डॉट राउटर। अब इसके बाद हम इसको दोबारा से इस सर्वर को चलाते हैं। सर्वर को चलाने के लिए हमारे पास कमांड क्या थी, यूवी कॉर्न ऐप डॉट मेन कॉलन ऐप माइनस माइनस रीलोड। तो इस तरीके से हमने चलाया। अब देखते हैं कि इसमें कोई एरर नहीं, यहाँ पे आ रहा है एप्लीकेशन स्टार्टअप कंप्लीट, तो इसका मतलब है कोई भी एरर हमारे पास नहीं आई है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे आते हैं, इसको मैं एक बार करता हूँ रीलोड, तो आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास यूजर्स नाम का एक क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे इसको खोलते हैं, यहाँ पे ट्राई इट आउट का ऑप्शन होता है, इसको चलाते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी हम यहाँ पे डेटा दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ sagar@gmail.com, और नेम के अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ सागर। ठीक है, इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर आया है, और कुछ भी ईमेल, और यहाँ पे लोकल होस्ट 8000 स्लैश यूजर्स स्लैश हिट करने पे कुछ तो एरर आया होगा, और इंटरनल सर्वर आ भी रहा है और इधर में रिस्पॉन्स भी आ रहा है। और देखता हूँ मैं क्या एक्चुअल एरर निकालता हूँ, फिर मैं, बहुत ही बारीक से एरर है कि यहाँ पे हमारा जो एफ है वो कैपिटल हो गया, इसको हमको स्मॉल लेटर में करना था। तो हमारा एप्लीकेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा, देखते हैं, एप्लीकेशन स्टार्टअप कंप्लीट हो गया। हम फिर से आते हैं यहाँ पे, इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं,
आप यहाँ पे देखेंगे हमारा 201 आया है। पिछली बार हमारा 500 आया था। यहाँ पे देखिए जो रिस्पॉन्स बॉडी क्या आई है, आईडी, ईमेल, नेम और क्रिएटेड। हम यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पे स्कीमा के अंदर आइए आप। अगर स्कीमा के अंदर हम जाते हैं ऐप डॉट मॉडल्स यूजर रिस्पॉन्स, तो यूजर रिस्पॉन्स में हमने क्या बोला था, आईडी जो है वो इंट फॉर्मेट में आएगा, ईमेल आएगा, नेम आएगा और क्रिएट एट आएगा। अगर आप इसको भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेम चीज़ यहाँ पे हमारी आ रही है, आईडी, ईमेल, नेम और क्रिएट एट। तो यूजर वो इसलिए अब मैं सेम दो सेम ईमेल है, सेम नेम है, मैंने इसको दोबारा से एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे देखिए डिटेल आया है, ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर और 400 हमारे पास स्टेटस निकल के आया है। तो यानी कि जो पूरा जो कोड है हमारा पूरी तरीके से एग्जीक्यूशन वर्किंग है। अब हम डेटाबेस में भी चलते हैं, क्या डेटाबेस में डेटा आया है। तो यूजर में आते हैं, हम इसको व्यू में जाएंगे, ऑल रो के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे वन sagar@gmail.com सागर और क्रिएट अंडरस्कोर एट, ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हमारे पास आ चुकी हैं, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसके अंदर आपको पूरा करंट ऑपरेशन करके दिखाऊंगा, तो यानी कि क्रिएट हमारा हो चुका है। अब हमारी जिम्मेदारी है यहाँ पे रीड, अपडेट और डिलीट का काम करने का। तो क्रिएट के बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें अभी गेट की एपीआई बनानी है। क्रिएट हो गया, अब हमें एट द रेट, इसके अंदर से एट द रेट राउटर डॉट गेट, और गेट के अंदर भी हम सेम रख देंगे इस तरीके से। और इसके अंदर जो रिस्पॉन्स मॉडल रहेगा, रिस्पॉन्स मॉडल, इसके अंदर भी हम बोल देंगे कि लिस्ट है, किसकी लिस्ट जाएगी, जो हमारा यूजर रिस्पॉन्स है, यूजर रिस्पॉन्स, इसकी जो है टोटल लिस्ट वो चली जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, DEF एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम देते हैं लिस्ट अंडरस्कोर यूजर्स, और इसके अंदर DB जो रहेगा वो हम जो सेशन से आ रहा है वो वाला सेशन इक्वल टू, इसको डिपेंड्स कर देंगे किसके ऊपर, डिपेंड से कैसा फंक्शन होता है जो एग्जीक्यूट होता है जब भी आप किसी भी क्वेरी को लिखते हो, तो उसमें सबसे पहले अगर आपने डिपेंड फंक्शन लगाया है तो वो चेक करता है कि ये वाली चीज़ होनी जरूरी है, अगर वो नहीं है तो वो वापस आपको रिटर्न कर देता है। इतना सा उसका मीनिंग होता है। इसके बाद हमें यहाँ पे रिटर्न करना है DB डॉट क्वेरी, और इसके अंदर हम लिख देंगे यूजर डॉट ऑल। ये कुछ फंक्शन होते हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आप SQL अकादमी की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। आप यहाँ पे आओगे, इसको हम करते हैं रीलोड। इसके बाद हमारे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं, गेट यूजर्स, लिस्ट ऑफ यूजर्स के लिए एक एपीआई बन गया। यहाँ पे ट्राई इट आउट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एरे के अंदर ये सारी चीज़ें डिक्शनरी बन के आया है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, मल्टीपल यूजर के लिए कर लिया। अब आप और भी मैं एक बार चला के दिखा देता हूँ, पोस्ट के अंदर जाते हैं, इस बार ट्राई इट आउट करते हैं, यूजर है तो यहाँ पे पिछली बार सागर लिया था, यहाँ पे जीमेल, और यहाँ पे ले लेते हैं अमन, और नेम के लिए भी अमन, और मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे अमन आ गया। अब मैं इसको लिस्ट ऑफ यूजर पे आते हैं, दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे 2 यूजर देखने के लिए हमें मिल चुके हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया अभी, एक तो हमने कर लिया क्रिएट का और रीड का। अब हमें करना है अपडेट और डिलीट का। तो अपडेट और डिलीट के लिए सबसे पहले हम जाएंगे स्कीमा के अंदर। हमने अभी तक क्या किया था, अभी तक हमने किया था केवल यूजर क्रिएट और यूजर रिस्पॉन्स के लिए। अब यहीं पे हम एक और बना देते हैं क्लास, क्लास जिसका नाम देते हैं हम यूजर अपडेट, और इसके अंदर भी सेम चीज रहेगी, बेस मॉडल। अगर आपने ये वाला वीडियो अगर पूरी तरीके से एक बार अच्छे से देख लिया तो आप ये समझ लीजिए बहुत हद तक आपको जो एक प्रोडक्शन लेवल जो एक एप्लीकेशन होता है फास्ट एपीआई में, वो चीज़ें आपको आ चुकी हैं। ईमेल स्ट्रिंग या फिर हो जाएगा नन, और नन जो होगा वो इक्वल टू नन के ही आएगा, ऐसा नहीं कि कोई एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जब डालनी होती है तो डिफ़ॉल्ट भी डाल सकते हैं। तो नेम, नेम जो रहेगा वो रहेगा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, या फिर नन। अभी हम ऐसा क्यों बना रहे हैं, ऐसा हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अगर जैसे केवल ईमेल अपडेट होना हुआ तो ईमेल आएगा, केवल नेम अपडेट होना हुआ तो केवल नेम आएगा। तो इस तरीके से हमने इसको रखा है।
फाइल को सेव कर दिया। इसके बाद हम वापस से इसके अंदर आएंगे और राउटर में कुछ हम 3 राउटर और ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले तो @router.get, ये वाला क्यों बना रहे हैं? ये वाला इसलिए बना रहे हैं कि अगर सिंगल आईडी से हमें डेटा निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे, तो उसके लिए हम ये चीज़ बना रहे हैं router.get स्लैश, और इसमें हम इस तरीके से स्लैश यूजर कोलन आईडी, ठीक है। तो एक हमने ये दे दिया। इसके बाद हमने इसको बोला कि जो हमारा रिस्पॉन्स मॉडल है, रिस्पॉन्स मॉडल वो किसके रहेगा, वो रहेगा यूजर रिस्पॉन्स फॉर्मेट में। ये मैंने डबल इक्वल टू लगा दिए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, DEF डिफाइन कर देंगे गेट अंडरस्कोर यूजर। जो भी आप इसमें, और अगर उसका कुछ अलग नाम देना चाहते हो वो नाम भी आप इजीली दे सकते हो। तो इसमें जो यूजर अंडरस्कोर आईडी आएगी वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, इंट फॉर्मेट में होना उसका कंपलसरी है, क्योंकि हमने बोला था कि जो यूजर बनेगा वो इंट में बनेगा। टीवी जो है वो सेशन आ जाएगा, और उसकी जो डिपेंडेंसी रहेगी वो रहेगी डिपेंड्स किसके ऊपर, गेट अंडरस्कोर DB, इस फंक्शन के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा यूजर है उसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, DB डॉट क्वेरी के अंदर हम क्या करेंगे, जो यूजर है हम उसको पास करेंगे और वहाँ पे हमें लगाना है फिल्टर। और फिल्टर हम किस चीज़ पे लगाएंगे, हम बोलेंगे कि यूजर के अंदर जो आईडी है वो आईडी किसके बराबर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए जो हमारी यूजर आईडी आ रही है इसके बराबर होनी चाहिए, और उसका जो फर्स्ट है वो हमें रिटर्न कर देना है। अगर पूरा रिटर्न करना होता तो पूरा कर दे, फर्स्ट फंक्शन हमारा कर दिया। अब यहाँ पे अगर जो गलत आईडी पास करता है तो हम उसके लिए बोल देते हैं कि अगर इफ नॉट यूजर, अगर वो यूजर है ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रेज कर सकते हैं HTTP एक्सेप्शन। और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, सबसे पहले करेंगे स्टेटस अंडरस्कोर पोर्ट, जो कि हमारा हो जाएगा 400 और या फिर 404, क्योंकि नॉट फाउंड की एरर है। और डिटेल के अंदर हम लिख देंगे यहाँ पे यूजर नॉट फाउंड। और अगर मिल गया तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे रिटर्न यूजर, और इस फाइल को हमने कर दिया सेव। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके आप देखोगे लिस्ट ऑफ यूजर है, क्रिएट यूजर है, इसको बंद करते हैं। एक बार मैं इसको रिलोड करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट यूजर गेट यूजर आ गया। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्राई इट आउट पे क्लिक करते हैं, यूजर आईडी मांग रहा है, हम बंद दे देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं रिस्पॉन्स आ गया, उसके अंदर सागर @gmail सागर वाला आ गया। इस तरीके से हम इसके अंदर 2 पास करते हैं, तो 2 पास करने पे हमारा अमन वाला डेटा आ गया। तो इस तरीके से जो है हम डिटेल निकाल सकते हैं। अब बात आती है अपडेट की और डिलीट की। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपडेट फंक्शन, @router.patch फंक्शन का यूज करेंगे। और पैच फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे यूजर अंडरस्कोर आईडी, और इस यहाँ पे जो रिस्पॉन्स मॉडल है, कुछ मिस्टेक हुआ, हाँ ये मिस्टेक हुआ है ये वाला। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स अंडरस्कोर मॉडल है इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, यूजर रिस्पॉन्स। एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, अगर आप किसी भी नई लैंग्वेज के साथ काम कर रहे हो, पाइथन के साथ, अगर आपने पहली बार अगर आप फास्ट एपीआई कर रहे हो, तो फास्ट एपीआई के लिए आपको सबसे पहले आप क्या करना, कोड खुद के हाथों से लिखना, बस इतना कोड, केवल एक CRUD ऑपरेशन का कोड खुद के हाथों से लिख लेना। उसके बाद आप पॉसिबली वो बाकी सारी चीज़ें आप बहुत ईजिली समझ जाओगे। फिर आप AI के द्वारा अगर काम भी करवाओगे तो आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी। और साथ ही साथ में जब आप इंटरव्यू दोगे तो इंटरव्यू देते समय भी कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको ये सारी चीज़ें आती नहीं हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ने में परेशानी हो रही है। तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ये अच्छा रहता है। क्योंकि मैं भी अपने लिए इंटरव्यू देता रहता हूँ, तो मुझे मालूम है अगर खुद से कोड अगर नहीं लिखा है तो फिर जो है परेशानी आती है समझने में भी, और सामने वाले को कोई भी अगर क्वेश्चन का अगर वो सवाल आपसे पूछता है तो उसको जवाब देने में भी हमें बहुत परेशानी आती है।
अब मैंने क्योंकि लिख लिया है खुद के हाथ से तो मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे देखो एरर आ गया, यूजर अपडेट नहीं है क्योंकि हमने इसको इम्पोर्ट नहीं किया है। तो हम स्कीमा के अंदर जाएंगे, ये लगाएंगे, कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, तो यूजर अपडेट मिल गया, तो यूजर अपडेट आ गया। तो अब इसके अंदर से ये एरर चला जाना चाहिए, वो चला गया। अब हम यहाँ पे थे, यहाँ से क्लिक करेंगे अपडेट यूजर के अंदर, यहाँ पे आएंगे, हम बोलेंगे यूजर इक्वल टू db डॉट क्वेरी, क्वेरी, और क्वेरी के अंदर हम क्या बोलेंगे, सेम चीज कि यूजर डॉट फिल्टर, फिल्टर लगा लिया। फिल्टर के अंदर हमने बोला कि यूजर डॉट आई इक्वल इक्वल टू है किसके, जो हमारे पास आ रही है उस यूजर आईडी से डॉट फर्स्ट। तो यानी कि सबसे पहले हमने चेक कर लिया क्या डेटा है, मतलब यूजर एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। तो अगर वो करता है, इफ नॉट यूजर, मतलब अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम क्या कर देंगे, हम एक रेज कर देंगे HTTP एक्सेप्शन, और उसके अंदर क्या डाल देंगे, इसके अंदर वो सेम चीज। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट इसको कॉपी कर सकते हो, लेकिन अभी मैं खुद से लिख दे रहा हूँ, स्टेटस अंडरस्कोर कोड इक्वल टू 404, और डिटेल्स के अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, और अगर मिल गया तो यहाँ से हम रिटर्न कर सकते थे यूजर, लेकिन हमें यहाँ पे रिटर्न नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें करना है कि जो डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाया डेटा इक्वल टू, इसमें क्या हमें पेलोड डॉट मॉडल, मॉडल डंप करके एक फंक्शन होता है मॉडल डंप, और इसके अंदर हमने बोला एक्सक्लूड अंडरस्कोर अनसेट इक्वल टू ट्रू। ठीक है, और फिर हमने चलाया एक फॉर लूप, जिसके अंदर हमने की वैल्यू इन, जो कि हमारा जो जितना भी जो डेटा होगा, मतलब देखो क्या होता है कि जब हमारा जो अभी ये सिंगल डेटा है, सिंगल डेटा किस फॉर्मेट में होगा, डिक्शनरी फॉर्मेट में। तो हमने इन वाला लूप लगाया और उसकी मदद से हम चलाएंगे डेटा डॉट आइटम्स, और इसके अंदर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, सेट सेट एट्रीब्यूट, और इसके अंदर करेंगे यूजर, जो हमने यूजर लिया था वो, की जो हमने वैल्यू ली थी, और वो। तो ये तीनों चीज़ें जो वो एक दूसरे के साथ हो जाएंगी, यानी कि वो सेट कर देगा उसको। इसके बाद हमें क्या करना है, db डॉट कमिट, मैं अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगा, उसका टेंशन मत लेना। db डॉट रिफ्रेश पहले देखना है, और इसमें क्या इंडेंटेशन एरर बहुत आती है पाइथन में, तो अगर आपको इंडेंटेशन एरर आ रही है तो फिर आपको समझ लो बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और देखते हैं अभी, इसको मैं करता हूँ रीलोड, और एक और यहाँ पे गेट यूजर में एक काम करते हैं, एक ऐसी आईडी पास करते हैं जो मतलब हमारे पास है ही नहीं, 4 नंबर की पास कर दी, एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे देखिए यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, तो अपना ये वाला भी सही चल रहा था। अब आया है पैच का, अपडेट का, तो यहाँ पर भी इन्होंने बोला है आईडी, ट्राई इट आउट में जाते हैं, आईडी हमारी बन, जो हमने सागर जो नेम दिया था ना सागर, इसकी जगह पे एक नाम देता हूँ राधे। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे नेम जो है वो अपडेट हो गया। ईमेल, ईमेल क्योंकि यूजर कर दिया मैंने, तो इसलिए यहाँ पे यूजर चला गया। बाकी अब जो भी आप नाम दोगे या ईमेल दोगे वो अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो नाम तो हमारा वही रहेगा, sagar@example, और मैंने एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे आप देखो sagar@example, नेम राधे हो गया। तो यहाँ पर भी आते हैं, एक बार मैं फिर से इसको रन करता हूँ, तो sagar@example और राधे, तो अपना ये बिल्कुल सही तरीके से एग्जीक्यूशन कर रहा है। ठीक है, अब एक डिलीट की एपीआई और बना लेते हैं, फिर मैं अपडेट यूजर वाला जो फंक्शन है ना आपको, वो थोड़ा आपको और डिटेल में इसमें समझाऊंगा, क्योंकि इसमें 3-4 चीज़ें ऐसी यूज हुई हैं, जैसे मॉडल डंप हुआ है, सेट एट्रीब्यूट हुआ है, तो ये कैसे फंक्शन काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको अभी थोड़ी सी देर में बताता हूँ, बट डिलीट का और बनाते हैं। तो @राउटर डॉट डिलीट, डिलीट भी एक फंक्शन होता है जिसको हम कर सकते हैं, इसमें लगाया करली ब्रैकेट, और एफ को हटा देंगे, यूजर अंडरस्कोर आईडी, और सेम चीज इसमें भी रहेगी कि स्टेटस, और स्टेटस अंडरस्कोर कोड इक्वल टू, इसके अंदर स्टेटस डॉट 204,
अच्छा वो HTTP लगाना भूल गया, HTTP 204 नो कंटेंट अगर नहीं मिलेगा तो, क्योंकि डिलीट के लिए हमें बना रहे हैं, तो DEF डिलीट अंडरस्कोर यूजर, और इसके अंदर भी सेम चीज यूजर अंडरस्कोर ID, जो कि हमारी रहेगी इंट फॉर्मेट में। DB जो हमारा जो सेशन आया है वो, उसको हम डिपेंड किसके ऊपर करेंगे, डिपेंड्स कर देंगे गेट अंडरस्कोर DB के ऊपर। ये सारी चीज़ें अभी तक तो समझ में आ जानी चाहिए आपको, अगर नहीं आ रही हैं तो फिर भी आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा पूछ लोगे ईजिली। DB डॉट क्वेरी, और इसके अंदर भी हमने बोल दिया यूजर डॉट फिल्टर, और इसके अंदर हमने बोला यूजर डॉट ID इक्वल टू, अगर किसके है जो यूजर अंडरस्कोर ID आ रहा है इसके डॉट फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि अगर पहले से ही अगर ऐसा हो गया कि इफ़ नॉट यूजर, अगर यूजर है ही नहीं तो डिलीट किसको करेंगे, तो यहाँ से हम रीच कर देंगे HTTP सजेशन आना चाहिए HTTP एक्सेप्शन, जिसके अंदर स्टेटस अंडरस्कोर कोड इक्वल टू 404 और डिटेल इक्वल टू यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, और अगर ये तो है जब यूजर नहीं है, अगर यूजर है तो क्या करेंगे, तो DB डॉट डिलीट, और जो हमारा यूजर है इस यूजर को हमने डिलीट कर दिया, और DB डॉट कमिट, कमिट फंक्शन को कॉल कर दिया और रिटर्न कर दिया क्या, नन, कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, अब जो सेम यूजर है मैं इसी को डिलीट करूंगा, जैसे यहाँ पे पैच वाला हो गया, पैच वाला तो अपन ने टेस्ट कर लिया था, अब डिलीट वाला करते। डिलीट वाले में आपसे ID मांगेगा, तो आपको ID 1 दे देना है, एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे कुछ 204 नो कंटेंट आया, यानी कि बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। सब सेम दोबारा से चला दें, 404 आया, डिटेल आया यूजर नॉट फाउंड। अब इसके अंदर आते हैं, देखते हैं, केवल एक यूजर रहना चाहिए, केवल एक यूजर रह गया, सागर वाला यूजर डिलीट हो चुका है। तो अपना जो है पैच डिलीट क्रेड ऑपरेशन पूरी तरीके से जिस तरीके से हमने सोचा था उसी तरीके से हमारा वर्किंग में आ चुका है। अब बात करते हैं कि ये जो कोड जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो ये डेटा और एक मॉडल डंप क्या करता है, और एक्सक्लूड अनसेट इक्वल टू ट्रू, यहाँ पे मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, जब भी हम मॉडल डंप करते हैं तो हमारा जो स्कीमा जिस फॉर्मेट में ये आया है उस फॉर्मेट से इसको नॉर्मल डिक्शनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम मॉडल डंप का यूज करते हैं। जैसे कि हमने जब यहाँ पे देखा था कि हमारे पास जो पेलोड आएगा, पेलोड किस में आएगा, यूजर अपडेट के फॉर्मेट में, यानी कि स्कीमा हमने बताया कि ये स्कीमा के फॉर्मेट में आना चाहिए। उसको हमें किस में कन्वर्ट करना था, नॉर्मल डिक्शनरी के फॉर्मेट में करना था, तो हमने पाइथन की जो डिक्शनरी फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में किया। एक्सक्लूड अनसेट ट्रू, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जितनी फील्ड रिक्वेस्ट में आई है, यानी कि रिक्वेस्ट बॉडी में से, यहाँ से जब मैं पैच वाला बताता हूँ, इस पैच वाले के अंदर ट्राई इट आउट के अंदर जाते हैं, मैंने यूजर ID बोली 2। अब मैंने यहाँ पे ईमेल दिया ही नहीं, केवल नेम दिया, जो नेम अभी क्या है, अमन है, अमन की जगह पे मैं क्या करना चाहता हूँ, सागर करना चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे चलना चाहिए, जो कि ये चला है सही तरीके से। तो ये कैसे चला है, केवल नेम ही अपडेट कैसे हो गया, तो हमारा इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे दे रखा है एक्सक्लूड अनसेट ट्रू, यानी कि जितनी फील्ड आएंगी उतनी ही फील्ड डिक्शनरी में अपडेट होंगी, उसके अलावा कोई भी फील्ड डिक्शनरी से नहीं होगी। जैसे मान के चलिए आपने क्या किया कि नेम की फील्ड भेजी, और स्कीमा के अंदर क्या है, नेम और ईमेल दोनों है, तो अभी क्या होगा कि रिक्वेस्ट में आई है तो वो नेम को हटा देगा, तो स्कीमा की जो नेम फील्ड है ना जो मॉडल के अंदर है उसको हटाएगा पहले, और जो नई नेम की फील्ड आई है उसको वो डाल देगा। तो अब इससे क्या हो जाएगा, केवल नेम फील्ड अपडेट होगी, जो ईमेल फील्ड है वो जैसी की तैसी बनी रहेगी, उसमें कुछ भी अपडेट नहीं होगा। फिर लूप ईमेल को क्या करता था, लूप ईमेल को जैसे अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे देखो ईमेल जैसे का तैसा है, यानी कि ये लूप हमने लगाया क्यों है, ये लूप हमने इसलिए लगाया है जितने आइटम इसके अंदर हैं, ये जो हमने डेटा बनाया है उस जितने आइटम हैं केवल उतने ही आइटम आप अपडेट कीजिए, बाकी की वैल्यू को आप अपडेट मत कीजिए। तो इसीलिए ये सारी चीजें इस तरीके से परफॉर्म
हो रही हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा CRUD ऑपरेशन किस तरीके से काम करता है और फास्ट एपीआई का जो आपका लर्निंग है वो आपका अच्छे तरीके से स्टार्ट होगा। मैंने प्रोडक्शन इस पूरे सेटअप को, पूरे आर्किटेक्चर को आप प्रोडक्शन में यूज कर सकते हो बिना किसी परेशानी के, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है और बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली बताया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन के द्वारा पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। सागर भैया कोटिंग।